जनाब चौधरी बिशारत अली हुंदल साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान, जनाब अब्दुल बासित बलोच साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसल, जनाब राइस मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, सीनियर मेंबर व साबक मेंबर पंजाब बार कौंसल, फाजल मेंबरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लेडी लायर्स, यंग लायर्स और मेरे जुडिशल ऑफिसर्स, अस्सलाम वालेकुम। Whatever I will submit before you will not be a lecture. उसकी एक वजह है, because I still consider myself as a student of law. तो जो मेरी सबमिशंस आपके पास सामने होंगी, ये दिस विल बी जस्ट ए नॉलेज शेयरिंग। हुंदल साहब का लेक्चर बड़ा, दैट वाज वेरी मल्टी डायमेंशनल लेक्चर, और मैं समझता हूँ कि बड़ा यंगस्टर्स के लिए, बल्कि हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़ी गाइडेंस है। वो प्रिंसिपल्स ऐसे थे जिनको फॉलो करके हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो नाउ आई डाइवर्ट माई सेल्फ टुवर्ड्स द टॉपिक विच हैज़ बीन given to me by this August forum. My topic relates to pleadings. Whatever I will submit before you, these will be broad principles relating to pleadings. So first of all, pleading is defined by CPC in Rule 1, Order 6, Rule 1. Pleading क्या होता है? Pleading shall mean plaint or written statement. Pleading shall mean plaint or written statement. ये बेस होता है किसी भी दावे की। अगर प्लीडिंग्स के मीनिंग का हमें पता है और वो इफेक्टिवली एंड एज पर डिक्टेट्स ऑफ सीपीसी उसको हम ड्राफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो 50% केस उसी जगह पे हमारा हम विन कर जाते हैं, क्योंकि प्लीडिंग के ऊपर सारा केस स्टैंड करता है। प्लीडिंग के मुतल्लक जो फर्स्ट प्रिंसिपल है
प्लीडिंग में स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट भी आ रही है और प्लेंट भी आ रही है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल उसमें दिया गया उसको एलैबोरेट करता है, वो है रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6। इट स्टेट्स एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved, and shall, when necessary, be divided into paragraphs numbered consecutively. इसका लास्ट सेंटेंस है, dates, sums and numbers shall be expressed in figures, not in words, in figures. तो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट अगर हमने तैयार करनी है तो उसमें हमें वी विल कन्फाइन आवर सेल्फ टू स्टेटिंग ओनली मटीरियल फैक्ट्स। उसमें एविडेंस या आर्गुमेंट्स को हमने लेके नहीं आना। रूल 3 वो फॉर्म ऑफ प्लीडिंग के मतलब हमें बताता है कि प्लीडिंग की फॉर्मेट क्या होगा, उसका फॉर्म क्या होगा। वो अपेंडिक्स में हमें दिए हुए हैं, तो उसके मुताबिक वो अपेंडिक्स ए में वो अगर आप देखेंगे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं तो उसमें वो चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। जो उससे जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर रूल 4। रूल 2 में उसने बयान किया था कि प्लीडिंग मस्ट कंटेन मटीरियल फैक्ट्स, बट रूल 4 इलुसिडेट्स दी फर्स्ट प्रिंसिपल कंटेन्ड इन रूल नंबर 2। ये क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid। aforesaid ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मतलब बता रहा है कि अगर ये आपने एलेज किया तो उसके फैक्ट्स भी आपने, पर्टिकुलर्स भी आपने देने हैं। मेयर ये कह देने से कि इसमें फ्रॉड हुआ है वो प्लीडिंग नामुकम्मल होंगी। उसकी रीज़न जो मुझे समझ आई है इस बुक से वो ये है कि अपोजिट पार्टी मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड बाय योर डिफेंस और योर क्लेम। उसे पता होना चाहिए कि ये कोर्ट में अगर ए आया है एज ए प्लेंटिफ तो वो बी जो डिफेंडेंट है उससे क्या मांग रहा है, डिफेंडेंट को पता होना चाहिए। फ्रॉड आप अलग कर देते हैं महज कि जी फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड के जब तक आप पर्टिकुलर्स नहीं देंगे तो वो आपकी प्लीडिंग जो है वो डिफेक्टिव ट्रीट होंगी। इसलिए पर्टिकुलर्स देना जरूरी है। या उसने लिखा हुआ आगे इन द पर्टिकुलर, हाँ तो ये दीज पर्टिकुलर्स विल बी स्टेटेड इन दी प्लीडिंग्स। अगर आप फर्ज करें कि पर्टिकुलर न्यू एंट्रेंट है, पर्टिकुलर देने में आपको यानी कि मिस्टेक कर जाते हैं तो देन व्हाट विल बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो उसमें गाइड आपको करता है प्रिंसिपल रूल नंबर 5
वो क्या है? ए फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द क्लेम और डिफेंस or further and better particulars of any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such terms as to cost and otherwise as may be just. आप जो फ्रॉड अलज कर रहे हैं ना उसका मुकाम बता रहे हैं ना उसकी डेट बता रहे हैं, पर्टिकुलर्स आप नहीं दे रहे, तो आपने देखा कि मेरी तो प्लीडिंग डिफेक्टिव है, तो इसमें आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि आई मे बी अलाउड टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक. बाकी प्लीडिंग्स में अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है तो उसके मतलब क्या है, ये मैं एलेबोरेट आपको करके बताऊंगा. एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और अक्रेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading. हाँ ठीक है, कर लेते हैं. No pleading shall, except by way of amendment, raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same. यानी हम इनकंसिस्टेंट प्ली उसमें रेज नहीं कर सकते. यानी जब आप बेटर स्टेटमेंट देते हैं, यानी आप डिफेक्ट आ गया है उसमें यानी प्लीडिंग में, तो आपको कोर्ट अलो कर रही है कि इसको रिमूव कर लें, तो ये उससे रेलेवेंट है. रूल 7 कि आपने न्यू ग्राउंड उसमें कोई नहीं रेज करनी, सिर्फ उसको जो ऑलरेडी आपका क्लेम है उसी को इलेबोरेट आप करेंगे. नेक्स्ट है रूल 8 डिनाइल ऑफ कंट्रैक्ट. Where a contract is alleged in any pleading, a bare denial of the same by the opposite shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged of the matters of fact from which same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract. यानी ये हमें पता होना चाहिए कि अगर क्या कंट्रैक्ट जो है अगर उसको हम डिनाई करने जा रहे हैं तो क्या उसकी लीगैलिटी या इनवैलिडिटी के ऊपर भी हमें इतराज़ है कोई, तो फिर उसमें हम लेंगे. अदरवाइज मियर डिनाइल कि एक कहता है कि इसने मेरे साथ कंट्रैक्ट किया है कि मुझे फर्ज करें कि ज़मीन सेल करने का, और दूसरा डिनाई कर जाता है, तो महज जो डिनाइल है वो डिनाइल ऑफ फैक्ट होगी, लीगैलिटी के ऊपर आप नहीं रेस कर सकते. हाँ, अगर आप साथ ये कहते हैं कि ये इलीगल भी है क्योंकि जो जिसके साथ कंट्रैक्ट कर रहा है वो ही वॉज माइनर, ही वॉज नॉट ए सेन पर्सन, तो ये इलीगैलिटी की अगर आपने ये भी ग्राउंड लेनी है तो देन यू विल हैव टू मेंशन दिस ग्राउंड इन योर प्लीडिंग.
नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप प्लेंट अगर देखें या रिटन स्टेटमेंट देखें तो उसमें शायद हम इसकी तरफ नज़र भी ना लेके जाएं, लेकिन दीज आर मैंडेटरी प्रिंसिपल्स कि प्लीडिंग टू बी साइंड, every pleading shall be signed by the party and his pleader, if any, provided that where a party pleading is by reason of absence or for other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. यानी जो रिटन स्टेटमेंट होगी वो भी उसकी साइंड होगी पार्टी की, या पार्टी नहीं तो उसका जो अथोराइज्ड पर्सन है वो उसे साइन करेगा। इसी तरह प्लेंट भी उसी तरह साइन होगी। एंड रूल 5 इट रिलेट्स टू वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। सिग्नेचर अलग चीज है, उसको साइन करना। वेरिफिकेशन आप देखेंगे फुट नोट के ऊपर उसके नोट दिया होता है, वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन होती है ऑन ओथ। जो लॉ रिफॉर्म हुई थी 1972, उससे पहले वेरिफिकेशन ऑन ओथ नहीं हुआ करती थी। अब हमारी वेरिफिकेशन है ऑन ओथ। ऑन ओथ वेरिफिकेशन की वजह से ही अगर कोर्ट चाहे एक्स पार्टी तो विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस वो एक्स पार्टी डिक्री भी की जा सकती है अगर कोर्ट समझती है। उसकी वजह यही है कि वो उसके कंटेंट्स जो हैं प्लेंट के दे आर वेरीफाइड ऑन ओथ, तो उसकी सैंक्टिटी जो है वो बढ़ गई है। अगर वेरिफिकेशन ऑन ओथ ना हो तो फिर कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस नहीं दे सकती थी। तो ये लॉ रिफॉर्म में वो लेके आए थे। अब जो लास्ट 3 आर्टिकल्स हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि जो स्पेशली जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, पहले भी एक उसके थोड़ा सा जिक्र हुआ है। इफ समवन कमिट्स मिस्टेक, तो हाउ दैट कैन बी रेक्टिफाइड? यस, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। The court may at any stage of the proceedings order to be struck out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the trial of the suit. Pleading के अंदर ये बेसिकली वो रूल है जिसमें कोर्ट को एम्पावर किया गया। कोर्ट इटसेल्फ भी कर सकती है, एंड यू कैन सीक प्लीडिंग इन दी अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग ऑफ योर अपोनेंट पार्टी। रूल 16 और रूल 17 में ये फर्क है कि रूल 17 आप अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि जब आप कोई पर्टिकुलर्स देना भूल जाते हैं, उसमें मिस्टेक हो जाती है या कोई और मिस्टेक हो जाती है आपकी अपनी प्लीडिंग में, तो देन रूल 17 विल बी एप्लीकेबल। एंड व्हेन यू सीक अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग ऑफ योर अपोनेंट, देन रूल 16 गिव्स अस गाइडेंस कि कोई दावा शुफे क्या है, प्लेंट लेके आ जाता है तो वो उसमें लिख देता है जी ये बंदा बड़ा लालची है, या इसने बड़ा फ्रॉडिया बंदा है, इसने कई फ्रॉड किए हैं, तो ये इसने यहाँ भी परचेज कर ली है। तो कोर्ट अलाउ नहीं करती कि इररेलेवेंट किस्म के आप किसी को स्कैंडलस या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसमें एंटर करें। तो फिर अपोनेंट हैज़ द राइट टू स्ट्रक दैट पोर्शन ऑफ। अलबत्ता अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ही यही है तो फिर कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगी। अगर डिफेमेशन के ऊपर
सूट बेस कर रहा है, यू हैव फाइल्ड, वन हैज़ फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफेमेशन, तो फिर ये रूल उसमें नहीं अप्लाई करेगा, फिर वो उसको कंटेस्ट से करना होगा। नेक्स्ट कम्स रूल 17, जैसे कि मैंने अर्लियर आपको अर्ज की है, तो ये रूल ये इस तरह पढ़ रहा है कि द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स अलाउ ईदर पार्टी to alter or amend his pleading in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties. इसमें कोर्ट के पास बड़ा वास्ट स्कोप है, और जिसके पीछे अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग जो रीजनिंग है या जो फिलॉसफी है वो ये है कि पार्टीज़ को एक दूसरे के केस का पता होना चाहिए, और उसमें से इश्यूज जो हैं वो भी एग्जैक्ट और परफेक्ट ड्रा किए जा सकें। कोई एम्बिगुअस किस्म की प्लीडिंग अगर हो या इररेलेवेंट मटेरियल उसमें डाला हुआ हो तो फिर उसको वो स्ट्रक किया जा सकता है। ये आप अपनी प्लीडिंग में आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि डिफेंडेंट है तो वो अपनी प्लीडिंग को करने के लिए इसमें अगर अमेंडमेंट करनी हो तो दो कोर्स ऑफ एक्शन है। एक ये भी है कि आप समझते हैं कि इसमें काफ़ी डिफेक्ट आ गया है, तो फिर देन यू कैन विड्रॉ योर सूट विद परमिशन टू फाइल फ्रेश वन, तो उसको आप एलेबोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन हैव रिकोर्स टू दिस रूल 17। And last rule of pleading is rule 18. Failure to amend after order. ये गाइड कर रहा है कि अगर आपको कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि यू मे अमेंड योर प्लीडिंग और उसमें कोई पार्टी नाकाम हो जाती है, तो what will be its consequences? If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for that purpose by the order, or if no time is thereby limited, then within 14 days from the date of the order, he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid, or of such 14 days as the case may be, unless the time is extended by the court. यानी कोर्ट इसमें लिमिट भी दे सकती है कि आपने 14 डेज के अंदर करना है। अगर 14 डेज नहीं दिया गया तो कोर्ट ने आपको जो टाइम दिया है यू विल हैव टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ दैट कोर्ट। अगर वो नहीं तो फिर देन यू विल हैव टू सीक एक्सटेंशन फ्रॉम द कोर्ट। ये सब्जेक्ट ये चूंकि इसके ब्रॉड प्रिंसिपल हैं ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, बाकी इस जो डिटेल में है प्लेंट के मतलब ऑर्डर बेनिफिट्स